ये हमारा फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है बच्चे एटीपी बनाने का, ये दो तरीके से होता है, एक साइक्लिक वे में और एक नॉन साइक्लिक वे में। एक मैं आपको ओवरऑल व्यू पहले दे देता हूं, फिर हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या चल रही है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, फिर हम उस पर चलेंगे। साइक्लिक में क्या होगा बच्चे, ये देखिए यहां पर ये हमारी थाइलाकोइड की ये मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन में क्या रखा हुआ है, फोटो सिस्टम रखा हुआ है। साइक्लिक वाले में क्या होता है, जब लाइट गिरती है इस फोटो सिस्टम पर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो फिर दोबारा से वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में। साइक्लिक वाले में क्या होगा बच्चे कि वो जो इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुआ है वहीं पर लौट कर दोबारा चला आएगा, और वापस आते समय क्या बनेगी सर, जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम क्या बना देंगे, एटीपी बना लेंगे। तो ये होता है साइक्लिक वाले में। और हमारा नॉन साइक्लिक वाले में क्या होता है बच्चे, तो नॉन साइक्लिक वाले में ये जो हमारा फोटो सिस्टम है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एमिट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोबारा से लौट कर इसी दोबारा से ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, बल्कि वो आगे दूसरे फोटो सिस्टम के पास चला जाता है। सर कैसे जाता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं समझाता हूं अभी आपको, ठीक है। और जब मतलब ये फाइनली हमको क्या समझ में आए कि दोबारा से लौट कर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है यहां पर, तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, और जब साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और ये हमारा साइक्लिक है। और जब ये लौटेगा तो इस दौरान क्या करेगा बच्चे, इस दौरान ये एटीपी बना देगा, क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा तो अपने आप एटीपी बनेगी। जो डाउनहिल मूवमेंट है इसमें एटीपी बनेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको हम एलाबोरेट करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली क्या चल रहा है इसमें, साइक्लिक वाले में क्या चलता है, क्या मैकेनिज्म चल रही है, और नॉन साइक्लिक वाले में जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के ग्राउंड स्टेट में गया है तो वहां से वो कहां जाएगा, आगे का उसकी जर्नी क्या है, उसको हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ा यहां पर। देखिए तो यहां पर मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बच्चे दोनों का जो पाथवे है वो बनाया हुआ है यहां पर। अच्छी बात यह है कि आपको ये पूरा पाथवे याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पाथवे नहीं पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है फिर हम देखेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे अपना। ये जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, देखिए लाइट गिरी कौन सी 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ये रिएक्शन सेंटर, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक वाले में सबसे पहले जो हमारा फोटो सिस्टम यूज में आता है वो कौन है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जा रहा है, और कहीं भी जा रहा हो वहां पर कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर ऊपर जाएगा हायर लेवल में। हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हमारे इस साइक्लिक वाले में बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसका नाम है FRS, क्या नाम है इसका, FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और ये जो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाले को देगा, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन हमें सबके बारे में याद नहीं रखना है, फिर वो सेकेंडरी से टर्सरी ऐसे घूमता हुआ, देखो इस फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट ने अपना इलेक्ट्रॉन फिल क्या कर दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मूवमेंट शुरू हो जाता है। देखो ये डाउनहिल मूवमेंट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देखो ये डाउनहिल मूवमेंट। और इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान ही क्या होता है, एटीपी बनती है। तो इलेक्ट्रॉन अपने डाउनहिल मूवमेंट में होगा, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौट रहा होता है उसी समय एटीपी बनती है। तो इस डाउनहिल मूवमेंट में क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट अपने इलेक्ट्रॉन को देता है फेरोडॉक्सिन को, ये FD है, FD मतलब फेरोडॉक्सिन, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक भी। सर ये फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, क्योंकि ये फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन हो जाएगा ना, उसी पे इसका नाम पड़ गया फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला सबस्ट्रेट, ठीक है। और फिर ये फेरोडॉक्सिन अपना किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन को देता है, प्लास्टोक्यूनोन अपना साइटोक्रोम F को देता है, साइटोक्रोम F किसको देता है, प्लास्टोशैनिन को देता है, और प्लास्टोशैनिन इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहां डाल देता है, दोबारा से उसे रिएक्शन सेंटर में वापस पहुंचा देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पूरी साइक्लिक जर्नी करता हुआ इलेक्ट्रॉन कहां गया, दोबारा से रिएक्शन सेंटर में आ गया। और ये जो इसकी डाउनहिल मूवमेंट है यहां पर,
इसके बाद ये जो डाउनहिल मूवमेंट हो रही है, इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होगी उसी एनर्जी को यूज करेंगे हम एटीपी बनाने के लिए। ठीक, तो इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एफआरएस होता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ये हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और अगर हम देखें बच्चे तो ये एफआरएस जो है ये एक आयरन सल्फर की प्रोटीन होती है, आयरन और सल्फर की बनी हुई प्रोटीन होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, इट इज ए आयरन सल्फर प्रोटीन। अभी लिखेंगे सारी चीजों को हम एक एक करके, तो वहां देखेंगे फिर से एक बार, पहले आप प्रोसेस को समझो यहां पर क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफआरएस फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, और ये क्या होता है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया यहां पर। ठीक है, इसके बाद बात आती है सर नॉन साइक्लिक में क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में मैंने अभी बताया आपको कि वो दोबारा से लौट कर अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, सेम ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा। तो कहां जाएगा वो देखो आप, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, और ये दोनों प्रोसेस कहां चल रहे हैं, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चल रहा है सर, हमें पता है सर, ये सब कुछ थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है। पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन कहां चलता है, लाइट रिएक्शन चलता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है सब कुछ। यहां देखिए नॉन साइक्लिक में क्या होगा सर, इधर देखिए, ये देखिए यहां पर इस बार क्या होगा कि जो लाइट आ रही है सनलाइट, इस बार वाली सनलाइट कौन सी है, 680 नैनोमीटर की लाइट। और जब 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, देखो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी रखा है, सेकंड भी रखा है, सब कुछ वहीं रखा हुआ है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि लाइट कौन सी आ रही है। अगर वो 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी प्लांट पर, अगर 700 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है, तो उस 700 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा। और वही अगर 680 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा फोटो सिस्टम सेकंड। ये हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है। तो ये देखिए 680 नैनोमीटर की लाइट गिरी और इसको किसने एक्सेप्ट किया, फोटो सिस्टम सेकंड ने, उसके रिएक्शन सेंटर ने। वो पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। और इस बार इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके, इस 680 नैनोमीटर की जब लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या होता है सर, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपने ग्राउंड स्टेट से। क्यों, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। और यहां पर जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या बोलेंगे फिर से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहां पर हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन है, फियोफाइटिन। क्या नाम है बच्चे इसका, फियोफाइटिन। ये आपको फिर याद रखना पड़ेगा यहां पर कि साइक्लिक वाले में कौन था, एफआरएस था, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, और यहां पर कौन है, फियोफाइटिन। नॉन साइक्लिक में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को फिर आगे बढ़ाता है, किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन को देता है। प्लास्टोक्यूनोन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम एफ को देता है। साइटोक्रोम एफ अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोसायनिन को देता है। और ये प्लास्टोसायनिन से ये लौट कर यहां पर नहीं आएगा, लौट के इधर नहीं आएगा, बल्कि ये कहां चला जाता है, उसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखा हुआ जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है। हाँ सर पता हमें, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड सब वही थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखे हैं। तो अब की वो कहां चला गया, वो चला गया फोटो सिस्टम फर्स्ट के ग्राउंड स्टेट में चला गया। और इस फोटो सिस्टम सेकंड के पास जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब क्या होगा, जब इस पर कौन सी लाइट पड़ेगी, पता है सर, इस पर जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, कौन सी बच्चे, ये देखिए 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ी यहां पर। और जब इस पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इस 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ते फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस बार इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एफआरएस। पता है सर, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और एफआरएस अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एफडी, फेरोडॉक्सिन को देता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग चलती है बच्चे। हमारी थाइलाकोइड की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मतलब समझ पा रहे हो बच्चे, ये देखो ऐसे कुछ, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये हमारे थाइलाकोइड हो गए। ऐसा ही कुछ बनाया था मैंने आपके लिए पहले डायग्राम। और ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। तो थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ स्ट्रोमा की तरफ, ये स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है, स्ट्रोमा की तरफ। और थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन की तरफ मतलब आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और इनर की तरफ हो गया तो इनर की तरफ मतलब क्या, इसकी ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, तो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है बच्चे, तो इसकी आउटर साइड में पाया जाता है क्या, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पाया जाता है, मतलब स्ट्रोमा की तरफ। स्ट्रोमा की तरफ यहां पर एक एंजाइम रखा रहता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, बाहर की तरफ, और वो एंजाइम का नाम है बच्चे
NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम यहां पर रखा हुआ है, ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम, ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं पूरी चेन में, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेप्ट कर लेगा। फेरेडॉक्सिन से उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कौन? NADP रिडक्टेज एंजाइम। और जब NADP रिडक्टेज एंजाइम इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करता है कि हमारे इस स्ट्रोमा में बच्चे NADP प्लस, स्ट्रोमा में क्या पड़ा हुआ है? NADP प्लस। ये देखो यहां पर ये NADP प्लस, ये कहां रखा हुआ है? हमारे स्ट्रोमा में रखा हुआ है। और इस स्ट्रोमा के NADP प्लस को कन्वर्ट कर देता है NADPH प्लस H प्लस, NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसने इसे NADPH बना दिया और इस NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया इसने। किसने काम किया? ये NADP रिडक्टेज ने किया। कैसे किया? तो सर इस NADP प्लस से H प्लस और इलेक्ट्रॉन जोड़कर, H प्लस और इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया? इस चेन वाला इलेक्ट्रॉन उठा लिया। और H प्लस कहां से ले लिया? बाहर की तरफ है, तो स्ट्रोमा इसके पास है ही है, बगल में स्ट्रोमा इसके, तो स्ट्रोमा से H प्लस उठा लिया इसने। ये H प्लस तो उठा लिया कहां से? स्ट्रोमा से। देखिए बाहर से स्ट्रोमा से ले लिया, यहां पर देखो बच्चे, यहां पर बाहर से स्ट्रोमा से ले लिया। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया? इलेक्ट्रॉन इसने उठा लिया इस चेन वाला इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस की हेल्प से इसने क्या बना दिया? NADP प्लस को रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? NADPH में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक बात हमें समझ में आ गई। जब मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बोला था ऐसे, देखो ऐसे बताया था आपको कि ATP बनेगा मेन, और क्या बनेगा? कुछ और बनेंगे, तो एक और हमने बना दिया NADPH प्लस H प्लस NADPH। ये NADPH भी हमने बना लिया लाइट रिएक्शन में, जो कि बनने वाला है। एक और मैंने प्रोडक्ट आपको बताया था यहां पर, अब उसकी तरफ चलेंगे हम। वो क्या था सर? 3 प्रोडक्ट आपने बताए थे, 3 बनेंगे लाइट रिएक्शन में। 2 तो हमें समझ में आ गया, और ये दोनों, ये ATP और NADPH, ये दोनों के दोनों बच्चे यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। क्या बनाने के लिए? फूड फॉर्मेशन के लिए प्लांट यूज करता है इनको। ठीक है, यहां पर एक दिक्कत दिखाई दे रही है। दिक्कत यह है कि जो इस फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलकर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से इन फोटो सिस्टम को वापस नहीं किया जा रहा। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट से, फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर ले रहा है? उधर NADP रिडक्टेज यूज कर ले रहा है उसको। ठीक है, NADPH बनाने के लिए। यानी वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या नहीं किया जा रहा? दोबारा से इसको भेजा नहीं जा रहा। किसको नहीं भेजा जा रहा? हमारे रिएक्शन सेंटर को नहीं भेजा जा रहा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लौट कर वापस नहीं आ रहा। इस तरीके से चलता रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा यहां का। तो इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए बच्चे, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक इनर साइड में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की इनर साइड में, मतलब ल्यूमेन की तरफ इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रहता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहां पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां होता है? ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड में होता है। और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसका काम क्या होता है? वो देखो, इसका काम होता है पानी को तोड़ना। ये देखिए पानी, फोटोलिसिस, पानी को तोड़ना, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस बोलते हैं बच्चे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या कराता है? फोटोलिसिस, पानी को तोड़ता है। ठीक है, कैसे तोड़ता है वो देखो आप। देखिए पानी है, H2 है, H2 को तोड़ दिया, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पानी को तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर दे दिया जाता है किसको? हमारे रिएक्शन सेंटर को। और इस तरीके से जो रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन हर स्टेप में यहां से जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, उसको रिप्लेनिश किया जाता है। कैसे रिप्लेनिश किया जा रहा है? दोबारा से कैसे उसके पास पहुंचाया जा रहा है? इस पानी को तोड़कर। और पानी टूटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचाते रहेंगे वहां पर। अब सही है सर, अब ये सिस्टम स्टेबल हो गया और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और हमें एक बात और समझ में आ गई सर, ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन बना है। क्या बना है? यहां पर ऑक्सीजन बना है। यानी हमारे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है, वो कैसे बनता है वो हमने देख लिया। वो ऑक्सीजन बनता है पानी के टूटने से बनता है। और एक बात बताओ बच्चे, क्या प्लांट ने ऑक्सीजन बनाने के लिए इस पानी को तोड़ा क्या? नहीं सर, पानी, इस ऑक्सीजन को बनाने के लिए अगर पानी तोड़ना होता तो इस साइक्लिक वाले में भी पानी तोड़ता वो। और आपने देखा कि साइक्लिक वाले में पानी नहीं तोड़ा गया।
तो पानी क्यों तोड़ा गया? पानी सर ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए नहीं तोड़ा गया, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए पानी को तोड़ा गया है। यानी हमें समझ में आ गया कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो बन जाता है, उसको बनाने के लिए काम नहीं चलता, वो बन जाता है। अगर यहीं पर सोचो, अगर यहीं पर ये H2S को तोड़ देगा, अगर ये H2S को तोड़ता तो क्या होता? अगर ये H2S को तोड़ता तो फिर वही 4H प्लस, मान लो 2 H2S तोड़े जाते तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस S2 सल्फर बनता। इस बार ये क्या बनता? सल्फर। तो इसका काम तो अभी भी हो जाता, और ऐसे कुछ बैक्टीरिया करती हैं, पता है आपको, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो नॉन ऑक्सीजनिक होती हैं, वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करती हैं। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करती हैं, तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? वो H2S को तोड़ती हैं, पानी नहीं तोड़ती हैं, H2S तोड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि हमारा ऑक्सीजन जो है एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है। क्या है ये? बाई प्रोडक्ट। और सर एक और जो थर्ड जो आप बनाना चाहते थे प्रोडक्ट, वो भी आपने दिखा दिया, क्या है? वो ऑक्सीजन है। तो यहां पर उसको ही भर देते हैं। देखो थर्ड प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा लाइट रिएक्शन का? ऑक्सीजन। तो ये तीन चीजें क्या बनने वाली है हमारे? ये तीन चीजें हम लाइट रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं फाइनली बच्चे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें नॉन साइक्लिक को, तो थोड़ा एक आध प्रोसेस और यहां पर आपको देख सकते हो। आप क्या क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, आपने यहां पर ये देखो H प्लस, ये H प्लस देख रहे हो, बाहर से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये कहानी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये सब कहानियां मैं समझाऊंगा कि H प्लस क्यों बाहर से अंदर आ रहा है, क्या मतलब है इसके आने का, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये प्लास्टोक्यूनोन क्यों H प्लस को बाहर से अंदर ला रहा है, कैसे ला रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या देखा हमने? साइक्लिक में क्या होता है? ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल। सही बात है सर, केवल एक ही यूज हो रहा था वहां पर। हाँ, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है आपकी स्ट्रोमा लेमिना और ग्रेना थैलाकोइड दोनों के अंदर चलता है। ठीक है, वही अगर हम देखेंगे अपना नॉन साइक्लिक वाला, तो वो केवल और केवल बच्चे वो ग्रेना थैलाकोइड में चलता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? अब अभी एक ट्रिक देखेंगे सर इसको याद करने की, हम कैसे हम याद कर लें, भूल जाता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है हमारी। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा होता है? यहाँ पर केवल एटीपी बनेगी सर। सही बात है, यहाँ पर सर ना NADPH बना था, ना ही ऑक्सीजन बना था, केवल एटीपी मिली थी हमें। ठीक, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या देखा था हमने इसका? FRS। ठीक है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, जो कि एक आयरन सल्फर की प्रोटीन होती है। इट इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। ये हमने देखा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो वहां पर क्या देखा हमने बच्चे बताओ? कि बोथ फोटो सिस्टम वर्क्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा है और फोटो सिस्टम सेकंड भी काम कर रहा है। इसलिए याद करो, मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो ये डिस्कवरी के हिसाब से नाम रखा गया, ना कि उनके काम करने के हिसाब से। क्योंकि अभी जब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे थे? आपने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकला था? फोटो सिस्टम सेकंड से, और तब वो गया था फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो काम करने के हिसाब से तो पहले फोटो सिस्टम सेकंड काम कर रहा है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है। तो ये जो इनका नाम रखा गया है, किसके हिसाब से रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी। ठीक है, एक बार और हमें यहां पर क्लियरिफाई हो गया सारी चीजें सर। ठीक है, और अगर बोले तो ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड भी काम कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? तो दोनों कनेक्टेड बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ देखा था सर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इनको कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो चाहे तो ऐड कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वही कनेक्ट कर रहा था फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट को। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्यों जेड स्कीम बोलते हैं? क्योंकि आपने इसका अगर शेप देखा होगा बच्चे, तो ऐसा कुछ फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जो यहां पर जो ये इसका शेप आ रहा है जेड शेप, ये जेड शेप कब आता है? जब इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, उन सारे एलिमेंट को अगर आप किसके हिसाब से अरेंज कर दो, उन सारे एलिमेंट को अगर हम उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से यूज कर दें। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है उसको ऊपर रखो, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है उसको नीचे रखो। ठीक है, तो अगर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर अगर आप इनको अरेंज कर दोगे, तो जब इनका पाथवे ट्रेस करोगे तो एक जेड स्कीम ऐसे आएगा, तुम्हारा जेड पैटर्न बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, जैसा कि हमारा बन रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, और क्यों आया जेड स्कीम? तो लिख देना ड्यू टू इट्स शेप व्हेन ऑल द कैरियर, सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, दे आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। जब उन सबको रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में हम रखते हैं तब बनता है ये। ठीक है, और क्या बना यहां पर? यहां पर तीन चीजें बनी थी, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन, ये तीनों बना था यहां पर। वही हमारा साइक्लिक में केवल और केवल एटीपी बना था। ठीक है,
और ये हमारे स्ट्रोमा लेमिना में एब्सेंट होती है। यानी बताया था अभी मैंने आपको कि नॉन साइक्लिक वाला केवल कहाँ चलेगा, वो केवल और केवल हमारा ग्रेना थाइलाकॉइड में चलेगा। ठीक है, यानी स्ट्रोमा लेमिना में क्या नहीं होगा, ना तो फोटोसिस्टम सेकंड होगा और ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे सर ऐसा क्यों है, ठीक है, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने याद रखने के लिए। ठीक है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें। एक अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं सर कैसे हमें चीजें याद रहें। इधर देखिए, ये जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम देखें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो आपको पता है कि फोटोसिस्टम सेकंड को से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, और फोटोसिस्टम फर्स्ट से कितना चाहिए 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चे कि ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, 680 वाला ज्यादा एनर्जी वाला हुआ कि 700 वाला ज्यादा एनर्जी वाला हुआ? वेरी गुड सर, 700 नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि हमें पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। यानी 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और 680 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी सर फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को अगर एब्जॉर्ब कराना है किसी से तो उसको कहां रखा जाए, उसको छुपा कर रखा जाए कई लोगों के साथ में, कि अकेला छोड़ दिया जाए बीच में कि जाओ अकेले रहो? नहीं सर, अकेला छोड़ेंगे दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, तो यही इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्या कि फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो हमारी स्ट्रोमा लेमिना में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इसको अकेले नहीं, अकेला जो छोड़ा हुआ है वहां पर आप फोटोसिस्टम सेकंड को नहीं रख सकते सर। ठीक है, ऐसे आप आपके लिए बच्चे याद रखने का तरीका हम ऐसे याद रख सकते, नहीं तो फिर रटना पड़ जाता है फिर आपको ये। और हमारी एनसीईआरटी की लाइन है क्या कि हमारे स्ट्रोमा लेमिना के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट हो गया तो NADP रिडक्टेज भी खत्म, क्योंकि दोनों एक ही साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें तैयार हो गया कि जो हमारी फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो तो यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी, दोनों जगह होगी वो। ठीक, लेकिन फोटोसिस्टम जो सेकंड है वो केवल और केवल कहां मिलेगा, केवल और केवल इस ग्रेना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलेगा, ना कि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला काम चलने वाला है सर उसमें, तो उसको अकेले जो पड़ा है उसमें ना छोड़िए सर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो बच्चे, है ना। अब हम बात करेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। पीटर मैकल साहब ने इनको दिया था, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने। ठीक है, ये क्या समझाना चाह रहे थे, ये समझाना चाह रहे थे कि और ज्यादा से ज्यादा जो एटीपी है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि साइक्लिक नॉन साइक्लिक का जो आपने देखा उसमें ज्यादा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ज्यादा एटीपी नहीं बन रही, और प्लांट को तो बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी डार्क रिएक्शन में, तो वो और ज्यादा से ज्यादा एटीपी हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बन रही है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को समझाना चाहा इन्होंने। कैसे बताया इन्होंने, वो देखिए आप। इन्होंने बोला कि ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एटीपी हमें बनानी है वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चे। देखो क्या है, ये हमारी थाइलाकॉइड हो गई, और ये थाइलाकॉइड का मैंने ल्यूमेन बना दिया, देखो ये ल्यूमेन है, और ये मेम्ब्रेन हो गई बच्चे, थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये थाइलाकॉइड क्या हो गई, ल्यूमेन हो गई। और अगर हम बात करें थाइलाकॉइड कहां रखा बच्चे, देखिए ऐसे रखे हुए, ये ऐसे रखे हुए, और थाइलाकॉइड के सराउंडिंग में कौन है, स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है। तो इन्होंने बोला कि जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है वो कैसे बनती है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस एक काम कर दो आप। क्या करो कि जो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है ना बच्चे, जो खाली जगह है थाइलाकॉइड के सेंटर में, उस खाली जगह में इसकी ल्यूमेन में खूब ज्यादा से ज्यादा H+ इकट्ठा कर दो। क्या इकट्ठा कर दो, H+। और जब इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हम ज्यादा से ज्यादा H+ भर देंगे, इतना H+ भर दो कि इस ल्यूमेन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन है वो, इस ल्यूमेन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन है वो किससे ज्यादा हो जाए, इस ल्यूमेन की H+ की कंसंट्रेशन वो इस स्ट्रोमा में जो H+ है उससे ज्यादा हो जाए। और जब इस ल्यूमेन की H+ की कंसंट्रेशन इस स्ट्रोमा की H+ की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेंगे, फिर क्या करो आप, इस H+ को ना, इस H+ को आप बाहर निकालो यहां से। और इसको बाहर निकालने के लिए भी इन्होंने एक अलग एंजाइम का यूज किया, उसको इन्होंने बोला एटीपेज एंजाइम। किसका नाम दिया बताओ उन्होंने बोला इसको बाहर निकालने के लिए हम यूज करेंगे एटीपेज एंजाइम को। और ये जो एटीपेज एंजाइम होता है बच्चे, ये प्रोटीनेशियस एंजाइम है। इस एटीपेज एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एटीपेज एंजाइम दो इसके क्या होते हैं, दो इसके पार्ट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या दो पार्ट है सर इसके,
एक को हम बोलते हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं F0 पार्ट। क्या बोलते हैं इसका? F0 पार्ट। और एक को हम बोलते हैं इसका F1 पार्ट। ठीक है, तो ये F1 पार्ट किधर है? F1 पार्ट इधर देखो बच्चे, इधर ये ऐसे स्ट्रोमा की तरफ है। इसका जो F1 पार्ट है बाहर निकला हुआ है स्ट्रोमा, और इसका जो F0 पार्ट है ये कहां पर है? देखिए थैलाकोइड ऐसे बनाया मैंने यहां पर। ठीक, इसका जो F1 पार्ट है ये तो किधर है? स्ट्रोमा की तरफ है, इधर स्ट्रोमा की तरफ है। और इसका F0 पार्ट कहां पर है? F0 पार्ट जो है इसका, ये इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड है। इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पेनिट्रेट किया हुआ है ये। ठीक है, क्या बनाता है ये चैनल बना रहा है। देख रहे हो बच्चे यहां पर, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड होकर ये चैनल बनाकर देता है। चैनल किस चीज के लिए चैनल बना रहा है? तो सर यहां पर ये जो H+ आपने स्टोर किया है, इन्होंने बोला कि आप एटीपी कैसे बना सकते हो कि जो H+ पहले खूब ज्यादा स्टोर कर लो, और जब H+ इसमें स्टोर कर लोगे तो H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ल्यूमेन में जब जैसे ज्यादा होगी, फिर ये H+ क्या करेंगे? बाहर निकलना चाहेंगे। H+ क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें पता है H+ कैसे होते हैं सर? H+ जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, H+ पोलर मॉलिक्यूल है, और मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड नेचर की होती है। तो कैसे बाहर निकले? नहीं निकल सकते। तो उनको बाहर निकालने के लिए एक चैनल बना दिया। देखो चैनल, इस चैनल को बोला हम लोगों ने F0 पार्टिकल। ये जो इसका F0 पार्ट था एटीपीएस का, उसने चैनल बना दिया। अब क्या होगा? H+ बहुत आराम से क्या करेंगे? इस चैनल से बाहर निकलेंगे। और जब चैनल से ये बाहर निकलते हैं बच्चे, तो इन H+ के बाहर निकलने की वजह से, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट बना है, जब ये H+ बाहर निकलेंगे तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। H+ जो ग्रेडियंट बना हुआ है, इस ग्रेडियंट का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। यहां पर टूट जाएगा ये H+ ग्रेडियंट। और इस H+ ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने की वजह से, टूटने की वजह से क्या होगा सर? इस ब्रेकडाउन की वजह से इस जो F1 पार्टिकल जो बाहर की तरफ है, किधर है ये? स्ट्रोमा की तरफ है। देखो इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे बना दीजिए, तो ये स्ट्रोमा की तरफ है। ये देखिए स्ट्रोमा हो गया हमारा। तो ये F1 पार्टिकल जो स्ट्रोमा की तरफ है, तो इस H+, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है, इस प्रोटोन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से इस F1 पार्टिकल में क्या आता है? इस F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या सर? ये जो F1 पार्टिकल है बच्चे, ये रोटेट करेगा। ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ऐसे ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये रोटेट करेगा। ऐसे ये रोटेट करेगा। और जब ये F1 पार्टिकल इसका रोटेट करता है, ये F1 पार्टिकल जब रोटेट करता है, तो इसकी रोटेशन से क्या होता है? इस F1 पार्टिकल के रोटेशन से क्या होता है सर? इसकी रोटेशन से हमें इतनी एनफ एनर्जी मिल जाती है कि हम क्या कर सकते हैं? उस एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं एडीपी और आईपी को जोड़कर एटीपी बनाने के लिए। इधर देखो, ठीक है, इस F1 पार्टिकल को रोटेट किया। ये F1 पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? ये F1 पार्टिकल रोटेट करेगा इस H+ के पास होने की वजह से। ये H+ पास होगा, उसकी वजह से ये F1 पार्टिकल रोटेट करेगा। और ये रोटेट करेगा तो क्या होगा? रोटेट करने से क्या होगा? ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है रोटेशन से, उस एनर्जी को हम यूज कर देंगे एटीपी बनाने के लिए, एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए। क्योंकि एटीपी बनाने के लिए बस इनको जोड़ना है, और इसको जोड़ने के लिए एनर्जी यहां से मिल जाएगी सफिशिएंट अमाउंट में हमें। तो इस तरीके से क्या होगा? प्लांट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाएगा। और फिर से वो H+ बाहर निकल गया, फिर से वो H+ कहां गए? स्ट्रोमा की तरफ आ गए। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आया। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें क्या करना है बच्चे बताओ? हमें पहले थाइलाकोइड की जो ल्यूमेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा H+ आयन इकट्ठा करना है। H+ आयन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उन H+ आयन को इस ल्यूमेन से बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? तो उसके लिए हम चैनल यूज करेंगे, F0 और F1 पार्टिकल को यूज करेंगे, एटीपेज एंजाइम यूज करेंगे। और उस एटीपेज एंजाइम का जो F0 पार्टिकल है वो क्या प्रोवाइड कराएगा? वो आपको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाकर देगा। और इसका जो F1 पार्टिकल है वो क्या देगा? इसका जो F1 पार्टिकल है वो आपको रोटेशन करेगा। वो किसकी तरफ है? वो स्ट्रोमा की तरफ है। और जब इससे जब H+ पास होंगे, हमारी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं, 2H+ कभी कभी बोलते हैं। जब 2H+ यहां से पास होता है तो एक बार रोटेट होता है। ये जब यहां से 2H+ पास होगा तो ये F1 पार्टिकल एक बार रोटेट होगा। और इसके रोटेशन से क्या होगा? एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और उससे हम एटीपी बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। अब यहां पर जो हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है बच्चे, वो ये समझना है कि ये जो H+ आयन आपने यहां पर स्टोर किया है, ये कैसे स्टोर कर सकते हैं? इतना ज्यादा H+ आएगा कहां से सर यहां पर? इस पे हमें फोकस करना है। अगर एक बार स्टोर हो गया तो बाकी काम तो हमें समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहां पर ये जो इतना ज्यादा H+ आपने लाया है, ये H+ कहां से आया यहां पर स्ट्रोमा के अंदर, इसके ल्यूमेन के अंदर है, कि जिसकी वजह से क्या हो गया? H+ आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई इस ल्यूमेन के अंदर। ये H+ आएगा कहां से?
तो ये H+ कैसे यहां पर ज्यादा होता है, इसको समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी 3 पॉइंट समझाती है हमको। उन 3 पॉइंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना दिमाग यूज करेंगे। बताओ, आपको बताओ क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये 2 कमरे हैं, ये देखो 2 कमरे हो गए अगल बगल। आपको क्या करना है, इस ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे भरने हैं बी वाले कमरे से। तो क्या करो बताओ, कैसे कैसे ये काम किया जा सकता है। आपको बस ये काम करना है कि ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे हो जाएं एज कंपेयर टू बी वाले कमरे के। तो ये काम कैसे कर सकते हो? तो सर ये काम ऐसे कर सकते हैं कि या तो हम बाहर से क्या करें, बाहर से कुछ बच्चों को लाकर डाल दें इसमें, ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे सर, ठीक है, बाहर से बच्चों को ले आए यहाँ पर, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं सर, ये जो बी वाले कमरे के बच्चे हैं इनको भगा दें यहाँ से। अगर बी वाले कमरे के बच्चे भाग गए तब भी तो यहाँ पर बढ़े ही एक, देखिए आप तो कंपेयर कर रहे हो ना बच्चे, तो यहाँ के अगर बच्चे भाग गए तो भी तो ए में ज्यादा हो गए, क्योंकि आपको तो एक कंपैरेटिव चीज देखनी है, यहाँ पर ज्यादा होना है। ज्यादा में एग्जैक्ट नंबर तो कैलकुलेट होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर बाहर से क्या किया जाए, बाहर से बच्चे अगर ऐड कर दिए जाए ए वाले कमरे में, तो उससे भी क्या होगा, ए वाले कमरे के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, बी वाले कमरे के बच्चों को भगा दिया जाए, तो भी क्या होगा, ए वाले में नेट ए वाला का नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कम हो जाएगा उसकी वजह से। और क्या काम कर सकते हैं, अगर हम ए वाले में बच्चों का नंबर बढ़ाना है, बी से ज्यादा करना है, क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोचा बच्चे आपने। क्या करो सर, बी वाले के बच्चों को उठाकर ए वाले में डाल दो, तो इससे क्या होगा, बी वाले के कम भी होंगे और ए वाले के बढ़ेंगे भी। तो हमारा ये जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है, ये देखिए यहां पर थाइलाकोइड का ल्यूमेन, ये थाइलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर भी हम H+ इसी तरीके से बढ़ाते हैं। किससे ज्यादा करना है ल्यूमेन के अंदर H+? स्ट्रोमा से ज्यादा करना है। अब देखते हैं किस किस प्रोसेस से हम इसके अंदर H+ यानी कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकते हैं स्ट्रोमा से। इन्हीं तीनों तरीके का यूज करेंगे हम। तो ये डायग्राम बच्चे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी बनाया था, देखा था वहां पर आपने देखा था कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया उसको, फियोफाइटिन से फिर उस इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, प्लास्टोक्यूनोन लेता है। और ये जो प्लास्टोक्यूनोन है बच्चे, ये प्लास्टोक्यूनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनोन, ये प्लास्टोक्यूनोन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना होके बल्कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का। लेकिन अब बीच में रखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, इसका काम तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी एक्सेप्टर इससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है नहीं मेरे इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दो, नहीं पास होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। तो इसकी रिक्वेस्ट को सुन के ये कहता है ठीक है, अपना नेचर तो मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन कैरियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी करूं, लेकिन तुम्हारी रिक्वेस्ट पे कुछ दूसरा उपाय मैं देखता हूं। तो ये क्या करता है, ये प्लास्टोक्यूनोन जो है ये क्या करेगा बच्चे, ये बाहर से स्ट्रोमा साइड से, देख रहे हो स्ट्रोमा, क्योंकि ये जो प्लास्टोक्यूनोन होता है ये मेम्ब्रेन की बाहरी साइड पर होता है। थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसकी बाहरी साइड पर होता है, आउटर साइड पर। तो आउटर साइड पर मतलब कि स्ट्रोमा की तरफ होता है, ठीक है। देखिए हमारा स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा की तरफ होता है। आप एक बार थोड़ा सा डायग्राम बच्चे इस चीज को हमेशा दिमाग में भरे रहिए अपने। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, ये बाहर स्ट्रोमा, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर साइड में मतलब स्ट्रोमा साइड में। अब स्ट्रोमा साइड में होने की वजह से क्या करता है, ये कहता है ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बाहर से स्ट्रोमा से H+ उठा लेता है, और बाहर से H+ उठा लिया, इसने देखो H+ उठा लिया बाहर से, और H+ उठाकर क्या करता है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो पास हुआ है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन 2 H+ से ऐड कर देता है, और 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन बने क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बन गया। और हाइड्रोजन बनने के बाद कहता है ठीक है अब देखिए मैंने हाइड्रोजन कैरी कर लिया, हाइड्रोजन को, अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और इसके पास हाइड्रोजन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, H+ उधर से लिया। लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाला जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, साइटोक्रोम F को जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, ये जो आगे वाला होता है बच्चा, ये आगे वाला क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये हमारा जो साइटोक्रोम F है ये मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाया जाता है, ल्यूमेन की तरफ होता है। साइटोक्रोम F किधर होता है, ल्यूमेन की तरफ। प्लास्टोसाइन ये प्लास्टोक्यूनोन किधर है, ये बाहर की तरफ है, बाहर किधर है, स्ट्रोमा की तरफ है। तो अब फिर दिक्कत आई, अब साइटोक्रोम F क्या बोलता है, अब साइटोक्रोम F कहता है कि नहीं नहीं मैं जो है इलेक्ट्रॉन को ही कैरी करूंगा आगे, मैं हाइड्रोजन कैरी नहीं कर सकता। तो फिर इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए दोबारा से वो जो हाइड्रोजन है वो दोबारा से स्प्लिट कर जाता है H+ और इलेक्ट्रॉन में, और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे फॉरवर्ड कर देता है प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट को दे देता है। और ये जो हाइड्रोजन यहां पर बना है, इस हाइड्रोजन को बाहर भी फेंका जा सकता है और अंदर भी फेंका जा सकता है। लेकिन ये साइटोक्रोम F की पोजीशन कैसी है, ये साइटोक्रोम F जो होता है वो इनर साइड में पाया जाता है, ल्यूमेन की तरफ होता है।
तो इसके लिए किधर आसान पड़ेगा इस हाइड्रोजन को फेंकना, तो इस हाइड्रोजन को मेम्ब्रेन के अंदर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि जितनी बार ये प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, उतनी बार ये क्या करेगा, H+ को उठा के क्या कर रहा है, बाहर से अंदर ला रहा है, बाहर से अंदर, स्ट्रोमा से अंदर की तरफ भर रहा है, स्ट्रोमा से अंदर की तरफ भरता चला जा रहा है। यानी सर एक तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये वही कॉन्सेप्ट है कि ए में बच्चों का नंबर ज्यादा करना है तो क्या करो, बी के वाले बच्चों को उठाकर ए में डाल दो, ये देखो स्ट्रोमा वाले को उठाकर ल्यूमेन में डाल दिया। एक तो ये प्रोसेस हो गया हमारा। और क्या चल रहा है सर जिसकी वजह से H+ बढ़ता चला जाएगा। आप देखो यहां पर आपको समझ में आ गया, जितनी बार ये प्रोसेस चलेगा उतनी बार H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ते हुए चली जाएगी, किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। और अगर दूसरा प्रोसेस देखे तो ये देखिए वाटर, ये वाटर की जो फोटोलिसिस हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ये पानी की स्प्लिटिंग भी कहां होती है, ल्यूमेन में ही होती है। और जितनी बार पानी टूट रहा है उतनी बार H+ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया और H+ रह गया यहीं पर। तो जितनी बार ये पानी टूटेगा उतनी बार H+ बनेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे कि H+ बढ़ रहा है। ये कौन सा तरीका है, ये वो तरीका हो गया सर कि बाहर से उठाकर किसी को ऐड कर रहे हैं सर इस ए वाले कमरे में, हम बाहर से उठाकर ए वाले कमरे में ऐड करने वाली बात होगी ना ये तो, हाँ जो बताया था आपने एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इधर देखिए क्या हो गया हमारा, इस प्रोसेस से भी क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए चली जाएगी। इन दो तरीकों से हमने क्या किया बताओ, H+ की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। अब तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस आपने बताया था क्या करो, बी वाले कमरे के बच्चों को भगा दो। कैसे भगा सकते हैं वो देखो यहां पर, इधर देखिए। तो ये जो हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो देखा था, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरा इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा सर। इधर देखिए कहां गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये किसको देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फिर ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। और इस बार इसको किसने एक्सेप्ट किया, FRS ने। और इस FRS ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, FD को दे दिया, सब पढ़ा हमने। अब इस FD से इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये देखिए NADP रिडक्टेज एंजाइम। और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो क्या करता है, वो NADP+ को कन्वर्ट कर देता है NADPH में। और इस कन्वर्जन के दौरान इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल गया हमें, और H+ ये कहां से लेता है, H+ लेता है स्ट्रोमा से, क्योंकि मैंने बताया था कि NADP रिडक्टेज एंजाइम किधर पाया जाता है, ये भी सर थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, बाहरी तरफ पाया जाता है, मतलब कि स्ट्रोमा की तरफ होता है। ये भी किधर है, ये स्ट्रोमा की तरफ होता है। तो स्ट्रोमा से आराम से क्या करता है, H+ उठा लेता है। तो जितनी बार आपका NADPH बनेगा उतनी बार क्या होगा, स्ट्रोमा का जो H+ है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ सर, इन तीनों तरीके से आप देख रहे हो। इस तरीके में क्या किया बताओ, अंदर नहीं ला रहे, ठीक है, अंदर का बढ़ा भी नहीं, लेकिन बाहर का हटा तो रहे हो। और बाहर का हटाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अंदर की कंसंट्रेशन तो बढ़ ही रही है। वही वाली बात हो गई सर, बी वाले कमरे के बच्चों को भगा देंगे तो ए वाले के बच्चे तो ज्यादा दिखेंगे ना, अब तो ज्यादा हो ही गए वो, हाँ, तो ये भगाने वाली बात हो गई। तो इन तीन तरीकों से क्या करते हैं हम, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, किसके अंदर, हमारे ल्यूमेन के अंदर। जब इस H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या जनरेट होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा सर, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा और स्ट्रोमा में कम। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होने की वजह से क्या होता है सर, ये प्रोटॉन H+ बाहर निकलना चाहते हैं। प्रोटॉन ये जो H+ यहां पर भरे हुए हैं ज्यादा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पोलर है। तो इनको बाहर निकालने के लिए रास्ता कौन देगा, ये F0 पार्टिकल, एटीपीएज एंजाइम का जो F0 पार्टिकल है इनको रास्ता प्रोवाइड करेगा। ये चैनल बनाएगा, क्या बनाएगा, चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। देखो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये चैनल बना रहा है, और इस चैनल से क्या होंगे, H+ पास होंगे सर यहाँ पर, और H+ पास होकर बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो यहाँ पर, जब H+ पास हो रहे हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है ना ये, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने की वजह से इस H+ के पास होने से, दो H+ पास होंगे तो एक बार ये जो F1 पार्ट है इसका क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। एक बार ये F1 पार्ट रोटेट करेगा, और एक बार रोटेट करेगा तो रोटेट करके क्या करेगा, ये इसका जो रोटेशन है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दे देगा कि ADP प्लस IP जुड़ सके और ATP बन सके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ATP बना लिया यहां पर, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चे, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो काम है इसको पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रहा है बच्चे बताओ। तो अगर हम देखें सर, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, ये देखिए सर ये मेम्ब्रेन चाहिए। मेम्ब्रेन होगी तभी तो, मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा करेंगे बाहर कम करेंगे। अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करोगे, ज्यादा H+ बढ़ाओगे, और बाहर की तरफ H+ कम करोगे। तो एक मेम्ब्रेन चाहिए सर जिसके अक्रॉस हम ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, तो सर ये एटीपीएज एंजाइम चाहिए। मेन तो यही है सर, एटीपीएज एंजाइम चाहिए जो कि क्या करेगा, इसके दोनों पार्टिकल F0 और F1
ठीक है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा। और क्या चाहिए हमें बताओ? और अगर हम देखें तो सर हमें एक पंप चाहिए। देखिए पंप, यहाँ पर पंप, वो पंप क्या करेगा? वो स्ट्रोमा से उठा उठा के H+ को अंदर भर रहा है। ये पंप चाहिए जो कि इस स्ट्रोमा के H+ को उठाकर आपको यहाँ पर भरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए क्या करने के लिए? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इन सब नॉलेज को एक बार लिख लेते हैं जो हमने देखा यहाँ पर। देखिए ये हमारा जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना रखा है। क्या है? देखो ये फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनोन को दिया, प्लास्टोक्यूनोन देखो दोबारा क्या किया, प्लास्टोक्यूनोन की स्टेप पर क्या किया उन्होंने? बाहर से H+ ले लिया और प्लास्टोक्यूनोन को हाइड्रोजन कैरियर है तो PqH2 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर से, H+ इधर से। अब वो प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा? जब अपने इलेक्ट्रॉन को आगे देगा, साइटोक्रोम F को देगा, तो ये तो हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इस हाइड्रोजन को दोबारा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन से H+ को रिमूव करना पड़ेगा, तो H+ रिमूव हो गया और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, प्लास्टोसाइनिन की तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन को भेज दिया हमने कहां पर? फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उठाकर किसमें डाल दिया? ल्यूमेन के अंदर डाल दिया। और क्या है? देखो पानी टूट रहा है तो उससे भी H+ बन रहा है। और तीसरा स्टेप क्या था यहाँ पर? देखिए NADP को NADPH में कन्वर्ट किया हमने NADP रिडक्टेज की हेल्प से। उस दौरान भी हमने बाहर से स्ट्रोमा से ही H+ देखो ऐड किया है, यहाँ पर स्ट्रोमा का H+ यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितनी बार NADPH बनेगा उतनी बार स्ट्रोमा का H+ खत्म होगा यहाँ से। तो इन तीनों प्रोसेस क्या हुआ? फाइनली इस ल्यूमेन के अंदर क्या होगा? H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखिए आप दिखा रखा हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगी यहाँ पर, इधर हाई इधर लो। अब हाई लो बन जाएगी, अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? तुम्हारा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किससे? ये F0 पार्ट है, ये F0 पार्ट क्या करेगा? पाथवे प्रोवाइड करेगा। और F1 पार्ट है इसका, F1 पार्ट रोटेट करेगा। और इसकी हेल्प से क्या होगा बच्चे? जब ये F1 पार्ट रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा? हमारा ATP जनरेट होगी। देखिए यहाँ पर ATP बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन, ये पूरा डायग्राम हमें दिखाया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने। ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी? पीटर मिचेल साहब ने। ठीक, एक तो ये हम याद रख लेंगे। ठीक, और क्या बोलेंगे सर? क्या काम है इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में? क्या देखते हैं हम? इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ATP कैसे बन रहा है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको बताओ? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है। क्या क्या किया था हमने वही लिखा हुआ है बच्चे। देखो पहला तो क्या है? ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूट रहा है ल्यूमेन के अंदर, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या हो रहा है? पानी टूट रहा है और उस पानी की टूटने की वजह से क्या होगा? H+ जनरेट होगा और वो H+ वहां एक्युमुलेट होगा। और दूसरा क्या है? प्रोटॉन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस किया गया, बताओ? प्रोटॉन ट्रांसफर किया हमने। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन की वजह से सर, क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन जो होता है वो हाइड्रोजन कैरियर होता है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर। क्यों? बिकॉज प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है, ये कहां पर होता है? लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बताया था मैंने, मेम्ब्रेन की आउटर साइड में होगा, बाहरी तरफ होगा। इज एन हाइड्रोजन कैरियर। क्या होता है? ये एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो इसीलिए क्या करेगा? सो रिमूव्स H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा। कब? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते समय क्या करेगा? वो वहां से H+ उठा लेगा। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा? एंड H+ रिलीज इनटू द ल्यूमेन। उस H+ को दोबारा से कहां छोड़ दिया जाएगा? ल्यूमेन के अंदर। कब? व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस टू द साइटोक्रोम F। तब जब साइटोक्रोम F को वो इलेक्ट्रॉन उठाकर दोगे तो उस दौरान क्या करेंगे? उसको हम दोबारा से ल्यूमेन में छोड़ देंगे, उस H+ को जो स्ट्रोमा से उठाया गया था, प्लास्टोक्यूनोन ने जो उठाया था। देखा था पूरा प्रोसेस हमने। ठीक, और तीसरा कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया था बताओ? बाहर H+ कम करने के लिए तो NADP रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत वहां पर आई थी। ठीक है, NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है? ये तुम्हारा रिमूव H+ फ्रॉम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से H+ हटा दे रहा है। ये क्या करने के लिए? NADP+ का रिडक्शन कराने के लिए, NADP+ से NADPH बनाने के लिए। ठीक है, NADPH प्लस H+ बनाने के लिए क्या किया था इसने? वही सर स्ट्रोमा का ही H+ उठाया था। और ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि इट इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बताया था आपको उधर ही होता है, इसीलिए क्या करेगा? ये वहां से उठा लेगा। तो ये तीन तरीके से हमने क्या किया बच्चे बताओ? अंदर H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा ली। अब हम बात करेंगे बच्चे डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन हमने पूरा स्टडी कर लिया। लाइट रिएक्शन हमने ATP बना लिया, NADPH बना लिया। और यही जो NADPH और ATP जो है ये क्या होने वाले हैं बच्चे? ये यूज होने वाले हैं फूड फॉर्मेशन में। डार्क रिएक्शन में इन्हीं को हम यूज करेंगे।
ठीक है। तो अगर बात करें तो हमारा डार्क रिएक्शन में क्या यूज होने वाला है, ये एटीपी और NADPH जो है ये एसिमिलेटरी पावर की तरह हमने बनाकर स्टोर किया हुआ है, और ये हमारे यूज होंगे किस चीज के लिए, यूज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन फॉर फूड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा गेन है जो हमने ऑब्टेन किया है कहां से, लाइट रिएक्शन से। अब अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो अलग अलग प्लांट, ठीक है बच्चा, यही मेन फेज है। ठीक है, ये हमारा जो डार्क रिएक्शन है ये मेन फेज है क्या करने का, फूड बनाने का। जो मेन ग्लूकोज बनेगा आपका, फूड जो है प्लांट बनाता है वो डार्क रिएक्शन में ही बनाता है। और अलग अलग जो प्लांट है बच्चे वो अलग अलग तरीके से इस फूड को बनाते हैं अपने, मतलब डार्क रिएक्शन जो है वो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके से चलता है। मोस्टली 3 तरह की पाथवे होती हैं, 3 तरह की पाथवे के बारे में हम बात करते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे और CAM पाथवे। और इन C3, C4 और CAM में जो डिफरेंस है वो कहां दिखता है हमें, केवल डार्क रिएक्शन है बच्चे। ये जो C3 प्लांट है, मतलब जो प्लांट C3 पाथवे के थ्रू खाना बनाते हैं, उनके अंदर भी लाइट रिएक्शन तो वैसे ही चल रहा है जो हमने पढ़ा है। इन तीनों के अंदर लाइट रिएक्शन तो एक ही जैसा होगा, लेकिन जो डिफरेंस आता है इनके अंदर वो आता है कहां पर, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर, डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जो मेन आपका जो मेन जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो ये हमारा जो डार्क रिएक्शन है, ये इसलिए प्लांट अलग अलग तरीके से करते हैं क्योंकि अलग अलग प्लांट की कंडीशन अलग अलग है बच्चे, अलग अलग प्लांट अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो इनका जो बायो सिंथेटिक फेज है, अगर हम बात करें, हम डार्क रिएक्शन को बायो सिंथेटिक फेज ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो हमारा मेन जो बायोमोलिक्यूल है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो मेन हमारा ग्लूकोज है, ये कहां बन रहा है, इसी डार्क रिएक्शन में बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, मतलब मेन फूड हमारा यही बनेगा। तो हमारा जो बायोसिंथेटिक फेज है कितने तरीके से चल रहा है, 3 तरीके से, C3, C4 और CM। अब हमें इन सब में डिफरेंस देखना है, यहां पर वो तीनों साइकिल को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे C3 पाथवे के बारे में कि C3 पाथवे कैसे चलती है, फिर हम C4 के पास जाएंगे, फिर CM पढ़ेंगे हम। ठीक, तो अगर हम बात करें इन चीजों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा डार्क रिएक्शन पे देखेंगे। इनका नाम, इस प्रोसेस का नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ा है। तो अगर हम बच्चे देखें तो इस डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इस प्रोसेस को चलने के लिए अंधेरा चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका डार्क रिएक्शन नाम बस इसलिए दे दिया गया है क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो लाइट है उसकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए सर, लाइट में बने हुए प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हमारा ATP और NADPH है। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट किसका यूज नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्टली हमारा लाइट यूज नहीं होगी, बल्कि ATP और NADPH यूज होगा इस प्रोसेस को चलाने के लिए। बस इस चीज के लिए हमने इसका नाम रख दिया है डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या देखा साइंटिस्टों ने, क्या देखा, अगर इसकी हम बात करें NCERT में थोड़ा सा हमारे बारे में लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ है कि डार्क रिएक्शन क्या है। तो हमारी NCERT में लिखा हुआ है कि क्या किया कि पहले जब प्लांट को हमने अंधेरे, पहले हमने लाइट में रखा, प्लांट को जब लाइट में रखा तो क्या हुआ, प्लांट लाइट में फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फूड बना रहा था। फिर उस प्लांट को क्या किया गया बच्चे, उठाकर डार्क में रख दिया गया, अंधेरे में रखा गया। जब उस प्लांट को अंधेरे में रखा गया तो देखा गया वो प्लांट थोड़ी देर तक उसने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रुक गया। ठीक है, तो वो क्यों रुक गया बच्चे, इसलिए रुक गया क्योंकि जब हमने उसको लाइट में रखा था तो लाइट की प्रेजेंस में उसने क्या बनाया, ATP और NADPH बनाया। और जब उसको आपने उठाकर डार्क में रखा तो डार्क में और नई ना तो ATP बनेगी ना तो NADPH बनेगा। तो क्या होगा सर, जो बनी हुई ATP और बना हुआ जो NADPH है वही यूज होगा, वही हमारा ATP और NADPH यहां पर यूज होगा। और जब वो बना हुआ जितना ATP और NADPH जो लाइट में उसने बनाया था, जब वो पूरा खर्च हो जाएगा, जब यूज हो जाएगा, तो फिर आपका फूड बनना बंद हो जाएगा। और कब तक खाना बनेगा, जब तक उसके पास वो स्टोर्ड मटेरियल पड़ा रहेगा, ATP और NADPH जब तक स्टोर्ड है तब तक बनेगा। और जैसे ही वो खत्म होगा स्टोरेज उसका, तो गोश्त बनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हमारे NCERT में। तो अब हम मेन चलेंगे हमारे इस पाथवे पर, एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे C3 पाथवे। तो इस C3 साइकिल को बच्चे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों केल्विन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि C3 साइकिल का पूरा जो पाथवे है वो मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर ने मिलकर क्या किया था, वो डिस्क्राइब किया था कैसे ये चल रहा है पूरा प्रोसेस, पूरा पाथवे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था पूरी मैकेनिज्म को। ठीक, और इन्होंने बच्चे
अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज किया था, तो एक एल्गी यूज की थी, क्लोरेला एल्गा यूज किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में और क्या यूज किया था उन्होंने, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। अब क्या काम है इस रेडियो एक्टिव कार्बन का, अभी हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिव कार्बन क्यों यूज करना है, ठीक है। तो इस मटेरियल को यूज करके उन्होंने इस पूरी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो C3 साइकिल है वो पूरा पाथवे उन्होंने दिया। सबसे पहली बात तो ये सर, ये C3 साइकिल चलती कहां पर है, मतलब ये हमारा डार्क रिएक्शन चलता कहां है, ठीक है। तो देखा हमने कहां पर, स्ट्रोमा के अंदर चलेगा। कहां चलेगा बच्चे, ये स्ट्रोमा के अंदर। तो जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की जो हमने यानी सब समझ लिया सर कि हमारा जो ये थाइलाकोइड था, इस थाइलाकोइड के अंदर आपने एटीपी बना लिया। अब एटीपी बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या कराएंगे अपना, इस स्ट्रोमा के अंदर इस डार्क रिएक्शन को चलाएंगे। मतलब खाना कहाँ बनाएंगे, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। तो C3 हो गया, C4 हो गया, या फिर कोई भी जो CM हो गया, तीनों कहाँ चलेंगे हमारे, तो इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, पूरी जब डिटेल स्टडी जब की इन्होंने इस C3 साइकिल की, तो इन्होंने डिटेल स्टडी करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को, इन्होंने पूरे पाथवे को 3 स्टेप में डिस्क्राइब किया, 3 स्टेप में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि 3 स्टेप्स चलते हैं यहां पर। क्या क्या नाम दिया इन्होंने, बोला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप इन्होंने बोला रिडक्शन, और थर्ड स्टेप इन्होंने बोला रीजनरेशन। अब हम एक एक करके देखेंगे सर इन स्टेप्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, और रीजनरेशन स्टेप्स में क्या होगा। तो इस C3 साइकिल में अगर हम देखें ये तीनों स्टेप कैसे चलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बच्चे, देखिए RUBP एक केमिकल कंपाउंड है। ये RUBP क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को सबसे पहले क्या करेगा, बाइंड करेगा खुद से। एटमॉस्फेरिक CO2 जो हमने लिया है, जो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं बच्चे, CO2 प्लस H2O। ये CO2 कैसे यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो यही वो प्रोसेस जहां पर CO2 यूज होता है। और RUBP से CO2 का बाइंड होना, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और इस RUBP से CO2 को बाइंड कराने के लिए एक एंजाइम यहां पर होता है, रुबिस्को एंजाइम। देखिए यहां पर रुबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है और वो RUBP से CO2 को बाइंड करवाता है। इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट होता है बच्चे 3 कार्बन का कंपाउंड, और ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वो होती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का C3 साइकिल नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसके पहले और भी कुछ प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। तो अब जब ये पहले प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसको देखकर पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे अपने आइडियाज लगाए, कुछ उन्होंने अप्रोच डेवलप किए। क्या कि अगर पहला जो प्रोडक्ट बना है उसमें अगर 3 कार्बन है और आपने एक CO2 जो है वो एनवायरमेंट से लिया है, अब ये जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर 3 कार्बन है लेकिन एक ही कार्बन बाहर वाला, ये कैसे पता चला? तो अब समझ में आ रहा है सर, अब हमारी जरूरत आई किसकी, वो जो रेडियो एक्टिव कार्बन हमने यूज किया था C14, उसका ये अब काम आएगा। देखिए अगर आपने बाहर से जो कार्बन दिया वो रेडियो एक्टिव है तो इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे वो कैसे होंगे, तो नॉर्मल C12 वाले होंगे, और बाहर जो दे रहे हो C14 वाले हैं। और हमने देखा कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो कार्बन था, इस 3 कार्बन में से केवल एक ही कार्बन था C14 वाला। सही है, यानी यहां समझ में आ गया हमें कि केवल एक ही कार्बन जो है वो बाहर वाला है और 2 कार्बन जो है वो किसके हैं, वो 2 कार्बन है जिन्होंने इस CO2 को बाइंड किया, मतलब RUBP के। तो इस तरीके से पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडिया लगाया, जो आप आइडिया लगा रहे हो कि अच्छा ठीक है, एक कार्बन बाहर से आया और प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन, यानी 2 कार्बन इसने दिए होंगे, तो 2 और 1 3। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चे। ये जो पहला कंपाउंड है, पहला जो केमिकल कंपाउंड है जिसको आप RUBP बोले, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, क्या नाम है इसका, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इस राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं। कितने, 5 कार्बन होते हैं, और ये 5 और 1 6, 5 और 1 6, और ये 6 मिलकर क्या बनता है, यहां पर 2 मिलते हैं आपको, 2 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे यहां पर आपको। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको यहां पर ऑब्टेन होगी। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, क्या ट्रेस किया इन्होंने, क्या देखा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में बच्चे इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। देखो PgAl, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। अगर आप देखो यहां पर तो ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है बच्चे कि जब कोई एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस होता है सर, वो रिडक्शन होता है। देखा है हमने, एसिड का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी इस प्रोसेस में रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इस एसिड को आपने रिड्यूस कर दिया किसमें, एल्डिहाइड में, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी दे दिया, इस स्टेप का नाम भी दे दिया क्या, रिडक्शन। और इस रिडक्शन प्रोसेस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है बच्चे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है। पहले ये तुम्हारा एक ट्राइओज फॉस्फेट बनेगा, 3 कार्बन का ये फॉस्फेट बनेगा तुम्हारा, ट्राइओज फॉस्फेट, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। और उसके बाद इस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, एक सेवरल मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू चल के ये फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड क्या बना कर देगा, ग्लूकोज बना कर देगा। क्या बना कर देगा हमें, ग्लूकोज। और ये जो रिडक्शन का जो स्टेप है, इसमें इन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि इस रिडक्शन के स्टेप में बच्चे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन में एक बार जब CO2 एंटर किया तो जो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी है, तो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन में कितना, 2 ATP खर्च होता है। कितना, 2 ATP। और 2 NADPH खर्च होते हैं। सर NADPH क्यों खर्च हुआ, क्योंकि NADPH खर्च होकर क्या होता है, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये NAD+ का क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। देखो बच्चे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब इस NADPH ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव किए होंगे, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव किया है उसी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को किससे जोड़ दिया हमने, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जोड़ दिया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ये। तो एक बार ये रिडक्शन प्रोसेस चला तो इसमें कितना खर्चा आया, 2 ATP का और 2 NADPH का खर्चा आया। और इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहां पर चला जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज बना कर दिया। ठीक है, जब ये ग्लूकोज बनाया गया तो इस ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। तो इस ग्लूकोज के अंदर जब देखा गया बच्चे तो 6 के जो 6 कार्बन थे वो कैसे थे, उसके अंदर C14 वाले थे। यानी हमने क्या देखा, ये जो ग्लूकोज बनाते बच्चे ना, इसमें जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन के अंदर वो कार्बन कौन सा था, वो रेडियो एक्टिव कार्बन था, C14 वाला कार्बन था। यानी एक बात समझ में आ गई कि एक बार जब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो केवल कितना CO2 आप ऐड कर रहे हो इस सिस्टम में, एक CO2 ऐड कर रहे हो। और अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है जिसके अंदर 6 कार्बन है तो आपको ये कितनी बार ये सिस्टम चलाना पड़ेगा, तो सर 6 बार चलाना पड़ेगा, 6 टाइम्स। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार ये सिस्टम चलाना पड़ता है। अभी एक स्टेप तो हमारा बचा ही हुआ है, रीजनरेशन वाला। तो अब हमें समझ में आ गया सर, इस स्टेप में एक बार में केवल एक ही CO2 जो है वो ऐड होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो कार्बन है वो कार्बन दोबारा से भेज दिया जाता है। किस चीज के लिए सर, वो भेज दिया जाता है रीजनरेशन करने के लिए। रीजनरेशन मतलब दोबारा से RUBP बनाने के लिए। वो क्यों RUBP को बनाना क्यों जरूरत, RUBP को दोबारा से बनाना क्यों कंपलसरी है हमारे लिए, RUBP को दोबारा से बनाना कंपलसरी इसलिए है सर क्योंकि ऐसे ही अगर ये RUBP आप यूज करते चले गए और ये लाकर छोड़ते चले गए तो ये फिर RUBP रह ही नहीं जाएगा कि दोबारा से CO2 को बाइंड करके आप शुरू करा पाओ, कार्बोक्सिलेशन करा पाओ। इसीलिए सर हमारा इस RUBP को बनाना भी बहुत जरूरी है। और जिस स्टेप के थ्रू हम इस RUBP को बनाते हैं उस स्टेप का क्या नाम दिया हमने, रीजनरेशन। और इस स्टेप में भी क्या देखा बच्चे कि 1 ATP जो है वो खर्च होती है, एक RUBP बनाने में 1 ATP खर्च होती है। तो यहां पर हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया कि C3 साइकिल में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं बच्चे, तो वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि एक CO2 जब एंटर हुआ है आपके C3 साइकिल में तो इस पर कितना खर्चा किया आपने। तो आप अगर देखोगे तो एक CO2 पे 2 ATP तो यहां खर्च कर रहे हो और 1 ATP रीजनरेशन में, तो टोटल खर्चा कितना कर रहे हो। तो टोटल खर्चा एक CO2 पे अगर हम बात करें तो 3 ATP का खर्चा करते हैं। और कितना NADH खर्च कर रहे हो बताओ, NADPH कितना खर्च हो रहा है, तो सर 2 NADPH भी खर्च हो रहा है हमारा, यानी एक CO2 पर इतना खर्चा हो रहा है। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए, कितना CO2 चाहिए, तो सर 6 CO2 चाहिए। तो एक ग्लूकोज बनाने की जब बात आएगी तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 6 से, तो कितना हो जाएगा 3 ATP और प्लस 2 NADPH इंटू 6, तो ये लगभग 18 ATP आ जाएंगी और 12
NADPH आ जाएगा। इतना आपको खर्च करना पड़ेगा क्या करने के लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ये हमको समझ में आ गया यहां पर। और क्या देखना, इधर देखिए, और क्या पूछा जा सकता है? और इससे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो रिडक्शन है और रीजनरेशन है, इसका रेशियो बताओ कि रिडक्शन इज टू रीजनरेशन का रेशियो क्या होगा खर्चे का? तो सर इसमें 2 ATP खर्च हुई है, इसमें 1 ATP खर्च हुई है, तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए अगर पूछा जाए कितनी बार ये साइकिल चलाओगे, तो क्या बोलोगे बच्चे? तो कहेंगे सर ये 6 बार, 6 टाइम्स, 6 बार ये साइकिल चलाएंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या यहां पर C3 साइकिल से जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो C3 साइकिल से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें बताइए कि चलता कहां पर है, तो क्या बोलोगे? ये चलता है हमारे स्ट्रोमा के अंदर चलता है। और अगर हम देखें बच्चे, तो जो प्लांट है जो कि ये C3 साइकिल के थ्रू, C3 पाथवे के थ्रू फूड बनाते हैं, उन प्लांट को भी हम बोल देते हैं C3 प्लांट। क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। और अगर देखा जाए तो 85% जो प्लांट है बच्चे, 85% प्लांट वो हमारे C3 प्लांट है। यानी सबसे ज्यादा कौन से प्लांट है हमारे पास? C3 प्लांट है। ठीक है, तो जब ये C3 प्लांट इतने ज्यादा हैं, इतना अच्छे से सर ग्लूकोज बन रहा है, कोई दिक्कत हमें दिखाई नहीं दी। कोई दिक्कत दिख रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर C4 के आने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, C3 से जब सब काम चल रहा था तो C4 क्यों आए? तो उसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सर अगर आपसे बोला जाए कि आपने जो 3 स्टेप हमें समझाया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, अगर आपसे बोला जाए कि इसमें सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है, तो आप बोलोगे बच्चे कार्बोक्सिलेशन सबसे क्रूशियल स्टेप है। और ऐसा क्यों है? तो हम देखते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलेशन सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्यों है? मोस्ट क्रूशियल। तो देखते हैं इसको, ऐसा क्यों है। तो ये हमारा जो रुबिस्को एंजाइम है बच्चे, इस रुबिस्को एंजाइम की खासियत क्या है? ये जो रुबिस्को एंजाइम में जो C और O है, इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को में C और O का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब सर ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये इस RUBP से CO2 भी बाइंड करवा सकता है और ये इस RUBP से ऑक्सीजन भी बाइंड करवा सकता है। और अगर इसने इस RUBP से CO2 बाइंड करवाया, तब तो क्या बनेगी? तब तो आपको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल, और आपका पूरा प्रोसेस चलेगा जैसा आपने सीखा है, अभी देखा है। और लेकिन अगर इसने क्या किया? अगर इसने ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया तो क्या होगा? तो इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और एक अलग ही प्रोसेस चलेगा। तब C3 साइकिल नहीं चलेगी, तो वहां पर फोटो रेस्पायरेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या होता है अभी पूरे डिटेल में समझेंगे इसको हम, लेकिन हमें समझ में आ गया सर जो रुबिस्को है, इस रुबिस्को के साथ कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये ऑक्सीजन को भी बाइंड करवा देता है और CO2 को भी बाइंड करवा सकता है। इसीलिए बोला कि सर ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है कि CO2 को बाइंड करवाया इसने कि ऑक्सीजन को बाइंड करवाना है। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि CO2 कब बाइंड होगा और ऑक्सीजन कब बाइंड होगा? तो वो होता है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कि जहां पर ये काम कर रहा है कौन? रुबिस्को, उसके सराउंडिंग में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये CO2 को बाइंड करवाएगा कि ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा। CO2 की जो एफिनिटी होती है, ठीक है, बाइंड करने की जो एफिनिटी होती है, वो हमारे ये CO2 के लिए ज्यादा होती है। रुबिस्को की जो एफिनिटी है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है कि CO2 अगर मान लो उसको अगर यहां पर अगर देखें अगर 10 CO2 है और 10 ऑक्सीजन है, तो वो किसको बाइंड करेगा? तो वो तुरंत CO2 को ही बाइंड करवाएगा। तो एफिनिटी तो इसी की ज्यादा है, CO2 की ही ज्यादा है रुबिस्को के लिए। लेकिन ड्यू टू सम कंडीशन, है ना, कुछ कारणों की वजह से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कई गुना ज्यादा हो जाती है, CO2 से कई गुना ज्यादा हो जाती है, तब क्या करता है? तब ये ऑक्सीजन जाकर बाइंड हो जाता है किससे? रुबिस्को से, और वहां पर अलग प्रोसेस चलता है ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पायरेशन। यानी हमें समझ में आ गया सर कि अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें पढ़ना है वो है फोटो रेस्पायरेशन। और कहीं ना कहीं यही वो दिक्कत है जिसकी वजह से हमारे C3 प्लांट थोड़े पीछे रह गए और हमें कुछ दूसरे प्लांट को भी लाना पड़ा, C4 प्लांट को। ठीक है, अब ये दिक्कत क्या है इसको हम समझते हैं। उसके पहले हम लिख लेंगे हमने क्या क्या समझा है, हमारी C3 साइकिल में क्या क्या हमने सीखा है, उसको लिख लेते हैं एक बार पहले।
जिन प्लांट के अंदर C3 पाथवे पाया जाता है उन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, जिनके अंदर C3 पाथवे से फूड बन रहा है उनको बोलते हैं C3 प्लांट। तो मोर देन 85% जो प्लांट है हमारे क्या है वो C3 प्लांट है। एग्जाम्पल लिखा है बच्चे, व्हीट, राइस, टोमेटो, सनफ्लावर, ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें C3 पाथवे में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च हुआ, 18 एटीपी और 12 NADPH। ठीक है, यूज्ड पर ग्लूकोज फॉर्मेशन। देखा हमने पूरी मैकेनिज्म समझी हमने। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी बार ये साइकिल चलेगी C3 साइकिल, 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या होता है इस पूरे साइकिल में, क्या क्या देखा हमने। तो पहला स्टेप देखा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन को बोला मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों, क्योंकि यहां पर रुबिस्को की वजह से क्रूशियल हो गया, क्योंकि रुबिस्को जो है हैव डुअल नेचर। ठीक है, वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है और कार्बन को भी बाइंड, CO2 को भी बाइंड कर सकता है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज वाली भी एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, CO2 के लिए ज्यादा है, बट एफिनिटी इज मोर विद CO2, ये आप याद रखेंगे। ठीक, RUB प्लस CO2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बन गया हमारा, इसे हुआ था सर कार्बोक्सिलेशन में। सेकंड स्टेप था रिडक्शन। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, इसको इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ठीक है, वहां मैंने डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया बच्चे जानबूझ के, क्योंकि अभी हम इसको जब रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। और उस ग्लाइकोलिसिस में आप देखोगे कि ग्लूकोज को हम तोड़ के फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएंगे। ग्लूकोज से हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज से बनाएंगे तोड़कर इसको। ठीक है, और इस स्टेप में आपने क्या किया है, आपने यहां पर जस्ट उल्टा काम किया है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। तो जस्ट ग्लाइकोलिसिस, ये सीधे इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, की ग्लूकोज का टूटते चले जाना ग्लाइकोलाइसिस है। और यहां पर आपने जस्ट इसका उल्टा किया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज बनाया, इसलिए बोलते हैं इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। अभी हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में कितना एटीपी खर्च हुआ बच्चे, 2 एटीपी और 2 NADPH खर्च होता है। किसके लिए, पर CO2, हर CO2 पर इतना खर्च करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है किसकी, रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन में क्या खर्च किया हमने बताओ, फॉर RUBP फॉर्मेशन के लिए, RUBP फॉर्मेशन के लिए रीजनरेशन। और कितना खर्च करेंगे इस पर, 1 ATP खर्च करेंगे। ठीक है,